नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में हर वो अपडेट जो इजरायल और गाजा युद्ध से जुड़ा हुआ है। जंजाल किस तरह से ये युद्ध बनता जा रहा है आपके सामने मैं रखूंगा। उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। इजरायल के गाजा पर मिसाइल से हमले हुए हैं। इमारत में जबरदस्त विस्फोट का वीडियो सामने आया है। आईडीएफ का दावा, हमले में हमास की रॉकेट ब्रिगेड के कमांडर की मौत हो गई। उधर इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायल कैसे एयर स्ट्राइक करके हमास के कमांडर्स को निशाना बना रहा है। आप देखिए, इमारत में जबरदस्त विस्फोट का वीडियो सामने आया है। हमास के रॉकेट ब्रिगेड कमांडर की इस हमले में मौत हो गई। उधर इजरायल के गाजा पर मिसाइल से हमले, इमारत में मिसाइल से हमले और अंदर वेस्ट बैंक में जेनिन में इजरायल की एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। अल अंसारी मस्जिद पर बमबारी का दावा, हमले में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, यह दावा किया गया है। अल अंसारी मस्जिद पर इजरायल ने हमला किया और उसका दावा है कि यह हमास के नेताओं का भी ठिकाना था। ये जेनिन में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है अल अंसारी मस्जिद पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर इजरायली फोर्स का हमास ठिकानों पर हमला। इजरायली फोर्सेस ने हमास के ठिकानों पर हमला किया है। टनल, वेयर हाउस पर एयर स्ट्राइक की है। हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। हमास ठिकानों पर अटैक इजरायल ने किया और हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। और रात के वक्त गाजा पर इजरायल का बड़ा हमला सामने आया है। रात के वक्त इजरायल ने गाजा पर बड़ा हमला किया। गाजा में बैक टू बैक 7 धमाके हुए। इजरायल के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। आईडीएफ की इजरायल पर बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायल ने हमास के 100 ठिकाने तबाह किए हैं। ये कहा है आईडीएफ ने, 100 ठिकाने तबाह कर दिया आईडीएफ ने। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी एज डिफेंस एक्सपर्ट, कॉमोडोर जीजे सिंह एज डिफेंस एक्सपर्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन इससे पहले मैं आपके पास आऊं, कुछ एक बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं। इजरायल के हमलों से गाजा में भीषण तबाही मची हुई है। गाजा की एक तबाही का एक वीडियो सामने आया है। हर तरफ दिखा है तबाही का मंजर। ये ड्रोन शॉट है। खंडहर बना शहर का ज्यादातर हिस्सा, आसमान में दिखा धुआं ही धुआं। अभी आयरनी है कि जो ड्रोन मार भी रहा है और वही ड्रोन दिखा भी रहा है। ड्रोन अटैक से वहां पर हमले भी हो रहे हैं और वही ड्रोन यहां पर दिखा भी रहा है कि गाजा में तबाही किस तरह से मची है। उधर ईरान को अमेरिका और इजरायल की सीधी धमकी। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, गाजा में नरसंहार रोके इजरायल और यूएस। नरसंहार नहीं रुका तो कुछ भी संभव, यह ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी है। यानी ईरान अमेरिका और इजरायल को सीधी धमकी दे रहा है। जनरल कुलकर्णी, ये ईरान वाला जो मसला है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ईरान हेड ऑन तो नहीं अभी सामने ले रहा, लेकिन सीधे सीधे मैसेज दे रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। क्या दिखता है आपको, ईरान का अगला रोल क्या दिखता है इस वॉर में आपको?
गौरव धन्यवाद। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान चाहे कहे वो फिलिस्तीनियों के साथ है, पर वो फिलिस्तीनियों के साथ नहीं, वो आतंकवादियों के साथ है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ईरान जिस प्रकार से हिजबुल्लाह को भी, हमास को भी और कतार के द्वारा हमास को भी जिस तरह का फंडिंग कर रहा है, जिस प्रकार से ईरान ने हमास की मदद की है इतने सारे ये रॉकेट और मिसाइल्स बनाने के लिए, जिस प्रकार से सीरिया ने मदद की है, और सीरिया और ईरान का एक गठबंधन है। ईरान को हर हमेशा अब डर लगता है कहीं इजराइल उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला ना कर दे। और जिस प्रकार से अमेरिका थ्रू आउट खड़ा दिखता है इजराइल के साथ, और सारे पश्चिमी देश भी नजर आते हैं, और यही नहीं, चीन ने अपना ईरान के साथ एक $400 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम आपका तेल खरीदेंगे और 40 साल के लिए खरीदेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये कहीं ईरान को लग रहा है कि चाहे वो शिया है, लेकिन इस लड़ाई में जो एक मुझे लगता है अस्तित्व की लड़ाई है, और उनका मानना है कि यहूदियों को मिटा देना है नामो निशान, उसमें वो दिखते हैं कि सारे हम इकट्ठे एक हैं। ऐसे हालात में मुझे लगता है ईरान चाहे कुछ भी करे, पर लड़ाई के अंदर घुसने की कभी भी मुझे नहीं लगता सोच भी सकता है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि उसका बहुत भारी नुकसान होगा। और जिस प्रकार से खमैनी की सरकार और ये है, उनका शायद वो हटी जाएगी सरकार, तो इराक में जो हुआ वो ईरान में ना हो जाए, तो ईरान नहीं मुझे ठीक है। मैं कोमोडोर सिंह से भी इसी पर एक सवाल लेना चाहूंगा। कोमोडोर सिंह, आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? देखिए, जैसे जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल मैं उनकी बातों से मानता हूं कि ईरान जो है वो इसमें असली खिलाड़ी वो है जिसने कि हमास को, जहां हिजबुल्लाह को जितने भी हथियार देने का जो रास्ता बना रखा है वो देता है उनको। और ईरान को ये भी मालूम है कि उसको बहुत मार पड़ेगी अगर ये ईरान जो इसमें उतरता है इस जंग के अंदर, तो वो उसका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इसके जो इजराइल है इसके पीछे यूएस खड़ा हुआ है, सब वेस्टर्न पावर्स खड़ी हैं, और वो पहचानते हैं कि इसको आग लगाने वाला जो पीछे खिलाड़ी है वो ईरान है। क्योंकि ईरान ने पहले भी देखा गया है कि उसने कई बार हिजबुल्लाह को और हमास को उसकी हथियारबंदी की है, उनको वेपनाइज किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको हर तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है। और कोई बात छुपी नहीं हुई कि ईरान जो है, ईरान एक शिया कंट्री होने के ये चाहे वो हूथी हो जो कि अपने यमन में लड़ रहे हैं, जिन्होंने फायर किया था कुछ दिन पहले एक मिसाइल टुवर्ड इजराइल, और अमेरिकन वॉरशिप्स ने उसको शूट डाउन कर दिया था, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, इन सभी का जो निशाना है वो है इजराइल। मगर इजराइल इतना ताकतवर है, वो इतना समझता है, इनकी रग-रग को पहचानता है, बिल्कुल रग-रग को पहचानता है। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन देखिए, इजराइल और हमास जंग को लेकर आज TV9 भारतवर्ष पर एक सबसे विस्फोटक खुलासा होने जा रहा है। वो ये कि गाजा युद्ध के 9 गेटवे तैयार हो चुके हैं। जी हां, अरब की जंग में मुस्लिम वर्ल्ड के ताकतवर देशों की एंट्री हो चुकी है। और जानते हैं, इजराइल अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इस मुल्क ने ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिव कर दिया है, जिसके तहत इजराइल पर 9 बटालियन, 9 हथियार और 9 फ्रंट से विनाशक प्रहार होगा। तो क्या तेल अवीव में तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है? इस बार मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस पश्चिमी देशों के बीच बारूदी कहर मचेगा। देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बीते 15 दिनों से इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। गाजा में बारूदी कोहराम जारी है, खूनी संघर्ष जारी है। भीषण नरसंहार जारी है। मगर इन 15 दिनों के भीतर इजराइल और हमास के अलावा भी कई किरदारों ने खुद को जंगी बिसात में झोंका।
जिसमें सबसे बड़ा नाम है लेबनान के हिजबुल्लाह गुट का, जो सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। और इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। मगर अब इजराइल हमास की जंग में मिडिल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में सबसे बड़े कंटेंडर ने एंट्री मारी है, जिसका नाम है ईरान। वॉर जोन से TV9 भारतवर्ष को ओपन सोर्सेज की मदद से जो सुपर एक्सक्लूसिव इनपुट मिला है, उसके मुताबिक इजराइल हमास जंग में ईरान की सीधी दस्तक। इजराइल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन शील्ड एक्टिव। नौ बटालियन, 9 हथियार, 9 फ्रंट से इजराइल पर प्रहार। तो क्या गाजा पट्टी की जंग अब तेहरान शिफ्ट हो चुकी है? क्या बैटल ग्राउंड में अब इजराइल वर्सेस ईरान होगा? दरअसल ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह है इजराइल हमास जंग को लेकर ईरान का स्टैंड। असल में ईरान पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो हमास के साथ खड़ा है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन IDF के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान का ऑपरेशन शील्ड 9 क्या है? कैसे 9 बटालियन, 9 स्ट्रैटेजिक हथियार और 9 फ्रंट से इजराइल के 9 बड़े टारगेट को तबाह किया जाएगा? और सबसे अहम ये कि क्या ईरान का ऑपरेशन शील्ड 9 कामयाब हो पाएगा? ये आपको तफसील से बताते हैं। तो इजराइल हमास के बीच की जंग अब गाजा से शिफ्ट होकर तेहरान पहुंच चुकी है। हमास की जगह अब ईरान ने ले ली है और जानते हैं इजराइल के खिलाफ ईरान ने एक्टिव किया है ऑपरेशन शील्ड 9। जी हां, ऑपरेशन शील्ड 9 के तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ 9 खूंखार लड़ाकों के गुटों को तैयार किया है, जिसमें सबसे पहला नाम है अफगानिस्तान के तालिबान का, दूसरा नाम है लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का और तीसरा नाम है इराक के बद्र लड़ाकों का। इतना ही नहीं, ईरान ने यमन के हूती, इराक के कतैब हिजबुल्लाह और कतैब सैयद अल शुहादा लड़ाकों के ग्रुप को भी इजराइल के खिलाफ जंग में झोंकने की तैयारी की है। वहीं सीरियाई लड़ाकों के 2 गुट लिवा फातमिया और लिवा जैनबिया के साथ इराक के हरकत उल नजूबा गुट को भी इजराइल के खिलाफ युद्ध में भेजने की तैयारी हो चुकी है। ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 के तहत सिर्फ लड़ाकों की नहीं बल्कि इसके साथ साथ 9 स्ट्रैटेजिक हथियारों की खेप जुटानी भी शुरू की है। आपको बता दें कि लड़ाकों के 9 गुटों को जो 9 स्ट्रैटेजिक वेपन दिए जाएंगे उनमें शामिल है फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर है। दूसरा हथियार है स्कड मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। तीसरा वेपन है कहर 1 मिसाइल, जो 300 किलोमीटर तक हमला करती है। ईरान का चौथा स्ट्रैटेजिक हथियार है खैबर शिकन मिसाइल, जो 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। पांचवा हथियार है बद्र 1 मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है और छठा हथियार है बुरकान 2H मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ईरान ने 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली कियाम मिसाइल और शॉर्ट रेंज रॉकेट के साथ साथ शाहिद 131, शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन को भी इजराइल के खिलाफ लड़ाकों को सौंपने का प्लान तैयार किया है। ईरान के ऑपरेशन शील्ड 9 से जुड़ा जो खुफिया इनपुट सामने आया है, उसके मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इजराइल की 9 फ्रंट से घेराबंदी होगी। इजराइल
के वो 9 मोर्चे कौन है, ये भी आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले इजराइल पर लेबनान, सीरिया और गाजा से अटैक होगा। इसके बाद से इजरायली सरजमी को वेस्ट बैंक, जॉर्डन और मिस्र से दहलाया जाएगा। सिलसिलेवार अंदाज में हमला किया जाएगा। वही दावा यह भी किया जा रहा है कि भूमध्य सागर, लाल सागर और इराक से भी इजराइल की घेराबंदी की जाएगी। मतलब 9 बटालियन, 9 हथियार और 9 फ्रंट के बारे में तो आप जान लीजिए। अब आपको बताते हैं ऑपरेशन शील्ड 9 के तहत ईरान के 9 बड़े टारगेट क्या है। ईरान समर्थित लड़ाकों की फौज का पहला टारगेट होगा इजराइल की संसद, दूसरा इजराइल की सुप्रीम कोर्ट और तीसरा इजराइल का डायमंड एक्सचेंज। वही चौथा टारगेट होगा इजराइल का वीजमैन हाउस, पांचवा इजरायली वेधशाल और छठा टारगेट बनेगा IDF का हेडक्वार्टर। इतना ही नहीं, इजराइल के सारे मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर, यरूशलेम सेंटर और PMO इजराइल यानी नेतन्याहू के दफ्तर को भी निशाना बनाया जा सकता है। यानी हथियार ईरान देगा, हमले का प्लान ईरान देगा। अब बस ईरान समर्थित लड़ाकों का काम है ईरान के इशारे पर इजराइल को सुलगाना, यरूशलेम से तेल अवीव तक तबाही मचाना और इजराइल बॉर्डर की दूसरी तरफ कोने कोने में बारूदी कोहराम मचाना। आपको बता दें कि ईरान ऑपरेशन शील्ड 9 को कई चरणों में शुरू करेगा। फिलहाल ईरान एक एक कर संगठनों को अपने साथ जोड़ रहा है, हथियारों की खेप जुटा रहा है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिवेट भी कर दिया है और इसी कड़ी में लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इसके बाद हूती और बाकी संगठन वॉर जोन में उतरेंगे। दरअसल ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोधी है और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। क्योंकि अमेरिका की शह पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। वही खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने 10 जंगी बेड़ों को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। यूएस नेवी के समुद्री योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल की सैन्य मदद के लिए अमेरिका ने अपने बारूदी जखीरे को भी खोल दिया है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट की माने तो इजराइल को 1000 टन गोला बारूद भेजा जाएगा। भूमध्य सागर में 10 जंगी बेड़े मोर्चा संभाल चुके हैं। इसके अलावा इजराइल को आर्मर्ड व्हीकल भी मिलेंगे। वहीं 2 आयरन डोम सिस्टम इजराइल में तैनात होंगे। यूएस आर्मी के 1500 रिजर्व सैनिक इजराइल जाएंगे। खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि इजराइल की मदद के लिए ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भी अपने जंगी बेड़े को भूमध्य सागर में तैनात किया है। मतलब ये कि इजराइल के साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देश वॉर जोन में उतर आए हैं। वहीं इस खेमेबंदी के खिलाफ ईरान भी अगर इजराइल हमास जंग में एंट्री मारता है, वो भी अपनी किलर मिसाइलों, ड्रोन और खूंखार लड़ाकों वाले संगठनों के साथ, तो यकीन मानिए ईरान के नक्शे कदम पर मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी देश भी खुद को जंग में झोंक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह को पीएम नेतन्याहू की चेतावनी, हम 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहा है नेतन्याहू ने। लेबनान और गाजा फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। नेतन्याहू का बयान, जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री विनाश लाएगी। हिजबुल्लाह लेबनान दोनों के लिए विनाश लाएगी, ये कहा नेतन्याहू ने। इजरायली पीएम नेतन्याहू लेबनान सीमा पर पहुंचे, उनके लेबनान पहुंचने की तस्वीरें। मनीष झा के पास चलते हैं, जो अभी आपको लेबनान के बॉर्डर पर ही एक आर्मी कैंप दिखा रहे थे और इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेबनान बॉर्डर से। मनीष, नेतन्याहू लेबनान पहुंचे हुए हैं, क्या हालात हैं लेबनान बॉर्डर पर, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे पहले तो गौरव मैं आपको कैमरे पर उन तस्वीरों को दिखा दूं। ये देखिए सामने में जो पहाड़ की चोटी है, पहाड़ की चोटी, वो पहाड़ की चोटी इस वक्त उसके उस पार जो है लेबनान है। यस, वी आर फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच। तो आप देखिए कि इस वक्त जो यहाँ के हालात हैं गौरव, सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग होती है, दोनों तरफ से रॉकेट चलते हैं, मिसाइल चल रहे होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल होता है। और वो जो सामने में कैमरे पर कोशिश कर रहे हैं हमारे कैमरा सहयोगी दिखाने के लिए अमित, वो धुआं उठता हुआ है जो इजराइल की तरफ से टैंक के गोले दागे गए हैं, उसका धुआं है। तो आप सोचिए जिस वक्त ये धुआं लेबनान में उठ रहा है मनीष। आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकाने पर, जी हाँ बिल्कुल, ये धुआं जो आप देख रहे हैं ये धुआं लेबनान में उठ रहा है। हाँ। जो कि इजरायली टैंकों की तरफ से जो सेलिंग की गई है उसका धुआं है जो आप अभी देख रहे हैं। तो आप सोचिए TV9 कितने करीब है, ठीक मेरे इस पहाड़ की चोटी के उस तरफ लेबनान है और इसीलिए आपको वो धुआं इतने करीब दिख रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब इस इलाके में मौजूद है, जब यहाँ पर मौजूद हैं और उस वक्त TV9 की टीम आपको यहाँ से बता रही है, देखिए कुल मिलाकर 42 इलाकों को यहाँ पर खाली करा दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्सनल्स मौजूद हैं। यहाँ पर आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर टैंक है, यहाँ पर दूसरे आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। तमाम भारी हथियारों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ से हिजबुल्लाह को चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और हम यहाँ पर मौजूद होकर रिपोर्टिंग करके आपको बता रहे हैं। और देखिए ये जो टावर आप देख रहे हैं गौरव, अक्सर आपने देखा होगा इसी तरह के टावर को हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना बनाया जाता है। ये सब इजराइल के आखिरी पोस्ट के टावर हैं, वो वॉच कम्युनिकेशन टावर हैं जिनको कि रॉकेट के जरिए हिजबुल्लाह निशाना बनाता है और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई से यहाँ से लगातार शेलिंग की जाती है। अभी मैं एक मिलिट्री बेस पर मौजूद था और लगातार टैंक के जो दागे हुए गोले थे उसकी आवाज़ से ये पूरा इलाका, चूंकि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है तो पहाड़ के बीच में ये इलाका टैंक के गोले से मानो थर्रा रहा हो, कांप रहा हो, इस तरह गूंज की आवाज़ सुनाई देती है। इन इलाकों में इस वक्त कहा जाता है कि यहाँ से ईरान की वो एंट्री हो सकती है जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट आपको दिखाई देगी। हम लगातार बता रहे हैं इन सब के पीछे ईरान कैसे शामिल है। तो यहाँ भी अगर टैंक के गोले इजराइल दाग रहा है तो वो मान के चलिए कि वो भी ईरान पर ही दागा जा रहा है। जी मनीष, आप रहिए मेरे साथ। देखिए तो TV9 भारतवर्ष आपको लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है। मनीष झा इस वक्त लेबनान इजराइल बॉर्डर पर है और उनके ठीक पीछे इस वक्त वो लाइव बमबारी जिसमें धुआं भी निकल रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वो लेबनान के हिस्से को दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने जो आर्टिलरी अटैक किया उसका धुआं आप वहां देख पा रहे थे। मनीष, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन कुछ और बड़ी खबरें। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह का भी हमला हुआ है, इजरायली पोस्ट पर गोले बरसाए गए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक किया यहां हिजबुल्लाह ने और इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। ये देखिए ये कैसे इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आई और उसने कैसे उनके ठिकानों को निशाना बनाया, आप ये देख सकते हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। लेबनान में शुरू हो सकती है नई जंग। लेबनान में हिजबुल्लाह युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल पर हो सकता है बड़ा हमला, भयंकर मिसाइल हमला कर सकता है हिजबुल्लाह। दक्षिणी लेबनान से शुरू हो सकती है जंग, इजरायली रक्षा अधिकारी का बड़ा दावा। उधर इजराइल से जंग के लिए हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी सामने आई है। लेबनान बॉर्डर खाली करवा रहा है हिजबुल्लाह। उत्तरी इजराइल से लगा इलाका खाली कराया गया है। बॉर्डर से 22 किलोमीटर दूर रास अल नखौरा में रेफ्यूजी कैंप्स हैं। दक्षिण लेबनान के अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान तैयार है। तो क्या बड़े युद्ध की तैयारी में है हिजबुल्लाह? हमास से भी बड़ा खतरा अब हिजबुल्लाह बन चुका है। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। इजरायली सीमा से लगे इलाके खाली कराए जा रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है, ये बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा से नजदीक के अड्डे अपने शिफ्ट कर दिए। सीमा से दूर स्कूल में लोगों के रहने के इंतजाम किए गए हैं। राजधानी बेरूत
लेबनान की राजधानी बेरूत में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। लेबनान में अगले आदेश तक शिक्षा संस्थान बंद कर दिए गए हैं। अब जब इतना सब कुछ हो गया है जनरल कुलकर्णी, तो क्या अब ये मान लें कि हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान वो पहला देश होगा जो हमास के बाद इजराइल से सीधी जंग में उतरेगा? गौरव, ये बहुत बड़ी आपका जो सवाल है, आप जानिए लेबनान में राष्ट्रपति नहीं है और कई सालों से राष्ट्रपति नहीं है, और वहां पे आज की तारीख में एक ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर काफी टाइम से चल रहा है। लेबनान का जो पार्लियामेंट है उसमें 13 सदस्य हिजबुल्लाह के हैं। हिजबुल्लाह हमास के साथ जब लड़ाई शुरू हो रही थी, उससे दे वर ट्राइंग टू टेस्ट वाटर्स। जिस प्रकार से गाजा पट्टी को बिल्कुल नॉर्दर्न गाजा को जमीन के साथ मिला दिया गया है, आपको लगता है कि लेबनान अपने बेरूत को मिलाना चाहेगा? कभी भी नहीं करेगा। ये हटपुट करते रहेंगे, दबाव डालते रहेंगे। ईरान भी कभी नहीं करेगा। ईरान को मालूम है कि इसका रिपरकशंस क्या होगा। पहले महायुद्ध के बाद क्या हुआ? ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ। ऑटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद क्या हुआ? आप लोग देख ही लिया कि जो जायनिस्ट है या जो इजराइल है उसका बनना शुरू हो गया। दूसरे महायुद्ध खत्म होते इजराइल बन गया। तो ऐसे माहौल में कोई भी नहीं चाहेगा कि तीसरा महायुद्ध हो। नंबर दूसरी बड़ी बात जो आप बता रहे थे, इतने सारे भेड़े, ऑल आर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सवाल पैदा नहीं होता है ईरान को वही देश इस तरह की हरकत करेगा या लेबनान हरकत करेगा जिसको शायद जीना ही नहीं। आज वन ऑफ द हाईएस्ट डेट, मतलब सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ अगर कोई देश है तो वो लेबनान है। एक वेरी एडवांस स्टेट होता था जहां पे क्रिश्चियंस होते थे, वो अरब रहते थे और साथ में रहते थे। आज उनके लिए सीटें हैं, अभी भी क्रिश्चियंस के लिए मैक्रोनाइट क्रिश्चियंस बोलते हैं उनको, वहां पे सीटें हैं। लेकिन आप देखिएगा क्या हालात है। तो हिजबुल्लाह एक शिया ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मदद ईरान कर रहा है। ईरान जरूर कर सकता है। सीरिया और ईरान एक है, क्योंकि जब तो ईरान की लड़ाई, आपका ये मानना है जनरल कुलकर्णी कि इजराइल के खिलाफ चाहे वो लेबनान हो या ईरान हो सीधे नहीं आएंगे? हालांकि ये प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है और हिजबुल्लाह या फिर हाउती या फिर आईएसआईएस, इनको सामने रखकर तो ये वॉर ऑलरेडी ये देश लड़ रहे हैं। कमोडोर सिंह। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने पहले बताया कि दोनों तरफ से पूरी तैयारी है, क्योंकि ईरान में जितने टेररिस्ट ग्रुप्स है, मिलिशिया जिसको कहते हैं, जो सेमी प्रोफेशनल हैं, उनको लिया है। ये तो मैं कहूंगा दो तरह की वार होगी। एक तरफ होगा मिलिशिया जो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वर्सेस प्रोफेशनल आर्मी, जो कि इजराइल को समझिए आप, चाहे इवन जितना बड़ा बेड़ा जो यूएस ने वहां पे लगा रखा वो सब प्रोफेशनल्स हैं। और दूसरी तरफ ये सिर्फ जो है मिलिशिया है, इनके पास बेशक आपने जैसे कहा फतेह मिसाइल्स हैं, स्कड्स हैं, खैबर है, कितार है, बदर है, ये जितने आपने नाम लिए, शहीद है और काफी हेवीली आर्म्ड हैं। मगर मेरा ये मानना है कि ये वॉर जो है एक मजहबी रिलीजियस वॉर की तरफ रूप लेने को लग रही है, कि ये एक मजहबी रूप ना ले ले, लिया हुआ है। मैं समझूं तो ये एक तरफ मैं देख रहा हूं कि जितने ज्यूज और दूसरे क्रिश्चियन कंट्री वो आ चुके हैं, दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो तैयारी पे हैं, वो इस पे उतर भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं इस वॉर के अंदर, क्योंकि वो इमेजेस निकल रहे हैं पैलेस्टाइन से, वो बच्चों को बम्बार्डमेंट वगैरह की, और उससे इनका वो सब जो तस्वीरें हैं वो दुख की, जो चकीट कहते चीखों की, वो इनको जोड़ रही है। मगर मेरा ये मानना है, मैं इससे जनरल कुलकर्णी साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इनका खात्मा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी फोर्स के साथ मैं अगर कहूँ तो पंगा लेने वाले हैं। ये तो वो बात है कि ये इनको हाथ लगाएंगे, और जहां पे, और शायद आप दोनों की बातों का मतलब ये कि ये दोनों इस चीज को बखूबी समझते हैं, इसीलिए प्रॉक्सी वॉर में रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट हेड ऑन नहीं लेंगे ये अभी इस वक्त। चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं कुछ और बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं। हिजबुल्लाह के पास घातक हथियारों का जखीरा है, रॉकेट, मिसाइल जैसे कई खतरनाक हथियार उसके पास हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के हमले की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है, उसके पास किन हथियारों का जखीरा है। देखिए, रॉकेट,
107 mm Type 81, Falak 1, Falak 2, Shaheen 1, Katyusha, Fajr 3, Fajr 5, Khaibar 1, Jalzal 1, 2, Fateh 110, anti-tank, RPG 29, 83, 84, 85, 80, 13, 80, 14, anti-ship C802, Yaquut। ये CIS हमने वो जानकारी उससे जुटाई है। यह है हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा। जनरल कुलकर्णी, हथियारों का जखीरा तो ठीक ठाक है इनके पास। गौरव जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब आप देखिए जिस प्रकार से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, मनीष देखिए कहाँ खड़े हैं, आप जिस प्रकार बता रहे हैं कि कितना आपका रिसर्च है कि क्या क्या हिजबुल्लाह के पास है, इनके पास जरूर है, पर ये जो है ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये तो मधुमक्खी के छत्ते में उंगली देने वाला हिसाब हो गया। जिस प्रकार से हमास ने सोचा कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, इजराइल दब जाएगा, हुआ क्या? आप देखिएगा काउंटर ऑफेंसिव जब इजराइल ने किया तो गाजा पट्टी को देखते हुए अभी ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉय जा रहे हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉय कहां तक जाएंगे? साउथ गाजा में जाएंगे। नॉर्थ गाजा में तो बेतरतीब शेलिंग हो रहा है, बेतरतीब फायरिंग हो रहा है, एयर ऑफेंसिव चल रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या 10 लाख लोग ऑलरेडी गाजा पट्टी से पलायन कर गए। 22 लाख की आबादी है। डेप्थ क्या है गाजा पट्टी का? 10 से 12 किलोमीटर डेप्थ है। लंबाई चौड़ाई 40 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है। किसी वक्त भी वो हाँ, उनके पास जरूर सुरंगें हैं जो तकरीबन 500 किलोमीटर नीचे है। इसी के लिए इजराइल जो है वो ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं कर रहा है, वो जानता है क्या हो। लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो टेस्टिंग है, देख रहा है और अपना क्या उसको बोलते हैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उतना ही, उससे ज्यादा वो करेगा तो लेबनान भी तबाह हो जाएगा और कोई नहीं। चलिए इस बात को आगे बढ़ाएंगे सर, लेकिन अब एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों की वजह हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसमें ईरान उसका बड़ा मददगार है। हिजबुल्लाह के साथ ईरान हमास को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ईरानी हथियारों के दम पर ही हमास ने इजराइल जैसे ताकतवर देश की नाक में दम कर रखा है। इजराइल आर्मी ने एक बार फिर हमास के हथियारों का जखीरा पकड़ लिया है, जिसमें ईरान के साथ ही हमास के कई मददगारों के सबूत मिले हैं। हमास की इस जरूरत से दुनिया हैरान है। अपने से कई गुना शक्तिशाली दुश्मन को यूं ललकारना, इजराइल में सीना तानकर यूं घुस जाना और फिर पलटवार के बावजूद युद्ध की चुनौती देना। आखिर किसने दी हमास को इतनी हिम्मत? इतने हथियार कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी ताकत कि अमेरिका के दोस्त को मुट्ठी भर लड़ा के युद्ध की चुनौती दे रहे, देख लेने और धूल चटाने की धमकी दे रहे। हमास के मददगारों को लेकर नया सबूत सामने आया है। पर्दे के पीछे छिपे उन चेहरों के बारे में पता चला है जिन्होंने हमास को अमेरिका और इजराइल जैसी जोड़ी से लड़ने की ताकत दी है। इस युद्ध में पर्दे के पीछे मौजूद चेहरों में पहला नाम ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का है। दुनिया जानती है कि ईरान हमास का सबसे बड़ा मददगार है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि किम जोंग भी हमास को हथियार दे रहा है। पर्दे के पीछे और भी बड़े चेहरे हैं और हैं खुद पुतिन और जिनपिंग। हम इस समय मौजूद हैं उस जगह पे जो आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो है, और ये इजराइल का वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इसी एरिया में ना सिर्फ इजराइल ने अपने सैनिकों के आर्म्स एंड एम्युनिशन बल्कि वो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे हैं जो हमास से पाए गए। अगर आप ये जखीरा देख रहे हो, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि 1% है हमास के पकड़े हुए चीज़ों का। और लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि अगर आप इधर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, तो ये है ईरान से मिले हुए वेपन्स, और ये कुछ ग्रेनेड्स या फिर रॉकेट बता रहे हैं कि ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, जिनका इस्तेमाल हमास ने किया है। देखिए अगर ये मोटार्स हैं, और ख़ास बात ये कि ये सारे वेपन जो है वो ईरान की तरफ से। हथियारों का बड़ा जखीरा इजरायली फोर्स के कब्जे में है। इजराइल की सेना ने इन हथियारों की जांच की
ताकि पता चल सके कि इन्हें बनाने में किन देशों की तकनीक और पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो पता चला कि हमास के पास नॉर्थ कोरिया और ईरान में बने हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। Rest of the 20% weapons was brought by North Korea over there, the gray ones. It was the North Korean weapons that. Yeah, the gray RPG over there with the red strip is North Korea RPG F7. Most of the weapons that we see right now is homemade by Hamas inside the Gaza Strip. They have explosive factories. About 80% of the things that you see here is made by Hamas. अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर हमास जैसा छोटा सा संगठन इजराइल के खिलाफ ऐसी ताल क्यों ठोक रहा है। आपको यह भी अंदाजा हो गया होगा कि इजराइल और हमास की ये लड़ाई आगे कैसा रुख अख्तियार कर सकती है। हथियारों की बरामदगी से इतना तो साफ है कि इजराइल के खिलाफ एक ऐसा ग्रुप इस वक्त तैयार है जो अमेरिका और उसके तमाम साथियों को कमजोर करने के मौके तलाश रहा है। अब हमास तक पहुंच रहे हथियारों का इंटरनेशनल रूट समझ लीजिए। टॉप लेवल की प्लानिंग चीन और रूस की है। इन दोनों देशों के कहने पर ही हथियार के 2 डिपो तैयार हुए, जिसमें पहला नाम ईरान का है और दूसरा नॉर्थ कोरिया का। इन दोनों के अलावा सीरिया और अफगानिस्तान से भी हमास को हथियारों की सप्लाई शुरू की गई। इन्हीं देशों से हमास के हथियारों का भंडार भर दिया गया। नतीजा आपके सामने है। हमास लगातार हमले कर रहा है और अपने हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहा है। अब तक हमास ने सिर्फ अपने रॉकेट और ग्रेनेड की ताकत दिखाई है, लेकिन हमास के पास कई और घातक हथियार हैं। हमास ने एक दिन पहले ही अपनी स्नाइपर फोर्स और ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया है। ये हथियार हमास के ताकतवर मददगारों का एक और सबूत है। गाजा के 3 तरफ से इजराइल की घेराबंदी और समंदर में इजरायली नेवी की गश्त के बीच गाजा तक हथियार पहुंचाना बेहद मुश्किल जरूर है, लेकिन हमास की सुरंगों के जाल ने इसे आसान बना दिया है। हमास का दावा है कि गाजा में करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंग का जाल है। सुरंग समुद्र के किनारे तक भी जाती हैं। कुछ सुरंग मिस्र की सीमा में खुलती हैं। गाजा में किसी सामान को पहुंचाने या वहां जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला समंदर का रास्ता है जहां इजरायली नेवी का पहरा रहता है, और दूसरा सुरंगों का वो जाल है जिसके बारे में इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को भी जानकारी नहीं है। गाजा तक हथियार पहुंचाने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल होता है। समंदर में गाजा के करीब हथियार गिराए जाते हैं, फिर छोटी नावों से हथियारों को तट तक लाया जाता है। तट पर मौजूद सुरंगों से हथियारों को सीक्रेट ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। कुछ समय पहले ही मिस्र और गाजा सीमा पर एक सुरंग का पता चला था जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लंबे समय तक छिपी रही थी। कहा जाता है कि इसके इस्तेमाल से भी हमास अपने लिए हथियार इकट्ठे करता रहा है। इजराइल गाजा पर हवाई हमले कर रहा है, हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है, लेकिन हमास के हथियारों को नष्ट नहीं कर पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के तमाम कमांड सेंटर जमीन के नीचे हैं। हमास के लड़ाके सुरंग में रहते हैं। हमास के हथियारों का गोदाम भी सुरंग में है। इजराइल इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन को बेहद अहम मान रहा है, लेकिन जहां सुरंग का इतना बड़ा नेटवर्क हो वहां इजरायली फौज को घुसने में 100 बार सोचना होगा। हमास के मददगारों में नॉर्थ कोरिया का नाम आने के बाद यह भी साफ है कि पर्दे के पीछे अमेरिका के दुश्मन एक बड़े वॉर की तैयारी भी कर चुके हैं, जिसमें गाजा के नाम पर सिर्फ अकेला ईरान नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया भी जंग में शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ा अमेरिकी पहरा, घातक डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में थाड की तैनाती होगी।
मिसाइल कैरियर्स के साथ थाड मौजूद है। भूमध्य सागर में 5 अमेरिकी युद्धपोत मौजूद हैं और अब घातक डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा मिडिल ईस्ट में अमेरिका, जिसका नाम है थाड। सीधे चलते हैं सुमित के पास, इस वक्त इजराइल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुमित, बताइए जरा थाड के बारे में, ये कितना खतरनाक है और इससे इजराइल को क्या मदद मिलेगी? देखिए बिल्कुल, देखिए गौरव, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल के खुद के पास अपने शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास नहीं है। अमेरिका लगातार ऐसे हथियार इस समय इजराइल को मुहैया करा रहा है, चाहे वो आर्मर्ड व्हीकल हो, चाहे वो आर्टिलरी शेल्स हो, या इसके अलावा सर्विलेंस इक्विपमेंट या फिर थार जैसे इक्विपमेंट, जिनसे इजराइल को इस लंबी दूरी या फिर आप कह सकते हैं एक शील्ड प्रोवाइड करेगा इजराइल को, ताकि वो अपने सैनिकों को गाजा पट्टी के अलावा हिजबुल्लाह में लड़ाई के लिए मददगार साबित हो। देखिए इजराइल को डर है कि जब उसकी फोर्सेस गाजा पट्टी के अंदर घुसेगी तब हो सकता है कि हिजबुल्लाह या फिर हूती या फिर आईएसआईएस की तरफ से लॉन्ग मिसाइल से टारगेट किया जा सकते हैं इलाकों को जहां पर इजरायली सेना की मौजूदगी होगी। तो इसलिए ये सभी इक्विपमेंट इजराइल को चाहिए थे और इजराइल लगातार अमेरिका से, जब आपको याद होगा जो बाइडेन से मुलाकात हुई थी, तब इन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया गया था कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट चाहिए होंगे जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होंगे इजराइल के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अमेरिका से धीरे धीरे इजराइल की सरजमी पर पहुंच गई है और जब ये सारी क्लैरिटी हो जाएगी तब बड़े ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो इजराइल की सेना लगातार इन इलाकों में चलाएगी। ठीक है सुमित, शुक्रिया आपका, आपके पास आगे आएंगे जानकारी लेने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में यूएस ने तैनात की है थाड बैटरी, पेट्रियट बटालियन को भी तैनात किया गया है। आपको याद हो अगर आप भूले ना हो तो ये वही पेट्रियट है जिसको मांगने के लिए ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए थे और उन्होंने कहा था कि हमें पेट्रियट दिया जाए क्योंकि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है और इसको अब मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है अमेरिका। तो आप समझिए कि ये युद्ध कितना बड़ा होता जा रहा है, इसका डायमेंशन आप समझिए कितना बड़ा होता जा रहा है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने क्या कुछ तैनात किया है। देखिए नए तैनाती में पेट्रियट बटालियन है, थाड बैटरी और अतिरिक्त सैन्य बल शामिल है। तो वही पहले से 10 युद्धपोत दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए वहां अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं, जिनमें से आइजनहावर और जेराल्ड आर फोर्ड ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनकी लोकेशन भी बदली गई है। इसकी वजह से लाल सागर में यमन के हमले, जिन्हें अमेरिका ने नाकाम तो कर ही दिया था, मगर इसके बाद से हमले का खतरा बढ़ा है और जवाब में अमेरिका ने कदम बढ़ाया है। साथ ही इससे अमेरिका कई संदेश भी दे रहा है, जैसे ईरान समेत 57 देशों को जो ओआईसी में शामिल इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको चेतावनी दे रहा है और इजराइल के साथ मजबूत रिश्तों का संकेत भी दे रहा है। किसी भी हाल में पीछे न हटने का इशारा है अमेरिका का। धमकीबाज उत्तर कोरिया को भी वो साफ जवाब दे रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां अमेरिका मैसेज दे रहा है, ईरान खुली धमकी दे रहा है। ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस नष्ट करने की धमकी दी है ईरान ने। गाजा में जमीनी अटैक हुआ तो अमेरिकी बेस पर हमला करेंगे, ये कहा है ईरान ने। ईरान समर्थक लड़ाकों से घिरे हुए हैं अमेरिकी बेस, ये कहा ईरान ने। ड्रोन्स, मिसाइल, रॉकेट, ये सब है उन लड़ाकों के पास जो अमेरिकी बेसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी देता हूं मैं कि यहां पर क्या कह रहा है ईरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले कैसे हो सकते हैं, पहले आप ये देखिए। ये मिडिल ईस्ट के बेसेस हैं जो चारों तरफ आपको दिखेंगे। इराक में दिखेंगे आपको, इसके अलावा आप देखिए नीचे कुवैत में, इधर आप देख लीजिए यहाँ बहरीन में, कतर में, ये सऊदी अरेबिया में, ये अमेरिकी जॉर्डन में, ये अमेरिकी बेसेस हैं और हजारों सैनिक इस वक्त इन अमेरिकी बेसेस पर अमेरिका के तैनात हैं इस मिडिल ईस्ट में। ईरान कह रहा है कि हम यहाँ पर हमले कर सकते हैं। कैसे वो हमले कर सकते हैं, वह फिर से इसको प्ले कीजिए पीसीआर। ईरानी कामिकाजी ड्रोन से अमेरिकी बेस पर अटैक कर सकता है ईरान या उसके लड़ाके। 19 अक्टूबर को पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। 18 अक्टूबर को सीरिया में अमेरिकी बलों पर ड्रोन हमला हुआ है। सीरिया में कोनिको सैन्य बेस पर मिलिशिया का अटैक हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 15 बेस हैं और हजारों सैनिक हैं। ये ईरानी मीडिया के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, मुझे एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहिए, कम शब्दों में। ये अमेरिकी बेसिस पर ये क्या हमले करने की धमकी, ये केवल एक प्रेशर टैक्टिक है या ईरान इसके आगे कुछ कर सकता है?
कि देखिएगा गौरव, इसमें कोई शक नहीं कि इस ऐसी लड़ाई में किसी ने भी, नोबडी कैन बी कॉम्प्लिसिट, सबको तैयार और सतर्क करना होगा। अमेरिकन बेसिस पे जरूर हमला हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन ये टुटपुट है, सब जानते हैं, ईरान भी जानता है, सीरिया भी जानता है, हर कोई जानता है कि ऐसी लड़ाई में वो जैसे होली वॉर हुआ था 100 साल और फिर पता चल गया कि किसके कहां तक उसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा, तो वैसे अब जो है इतना लंबा नहीं खींचेगा। लेकिन जो अस्तित्व की लड़ाई है, ईरान धमकी देगा और ईरान को धमकी देने के लिए चीन खड़ा है। इस पूरे इसमें सिर्फ चीन अपना फायदा देख रहा है कि चीन को क्या फायदा होगा। रूस अपना फायदा देख रहा है, कंसोलिडेशन इन यूक्रेन। चीन फायदा देख रहा है कि ईरान को ढकेल करके मिडिल ईस्ट में किस तरीके से अपना दबदबा बना सकता है। तो ऐसे में अमेरिका जानता है और चीन भी जानता है कि अमेरिका सिर्फ यही फ्रंट नहीं, सिर्फ अगर हम सोच रहे थे कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर 15 दिन पर कर लेगा, आज यूक्रेन क्यों 1.5 साल तक टिका है, किसके बलबूते पे टिका है, किसके भरोसे पे टिका है, अमेरिका के बलबूते और भरोसे पे टिका है। और रशिया कैसे देश को टक्कर दे रहा है, वो टक्कर यूक्रेन नहीं दे रहा है। आदमी यूक्रेन के होंगे पर हथियार अमेरिका के हैं। इसी माफिक सबको मालूम है कि आज अमेरिका की जो ताकत है उसको नकारना इतना आसान नहीं है, अपना भी अस्तित्व गंवाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि ईरान जैसा देश जो बहुत पुरानी सभ्यता है इस तरह की हरकत करेगा, अपने आप को मुझे लगता है धरती से ही मिटा देगा अपने आप को। ठीक है कमोडोर सिंह, मैं आपसे स्पेसिफिकली उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बात करना चाहता हूं, उन वॉरशिप्स की बात करना चाहता हूं जिस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भेजे हुए हैं। उनकी ताकत अगर आप हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्या कर सकते हैं वो, और क्या मैसेज अमेरिका का उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जा रहा है, वो समझ रहे हैं उसको? देखिए, बिल्कुल बारीकी से ब्रीफ बताना चाहता हूं मैं कि जैसे दो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस फोर्ड एंड आइजनहावर वहां पे तैनात कर दिए हैं और साथ में पैट्रियट बैटरीज एंड थर्ड बैटरीज लगा दी हैं। इसका मेन मकसद जो ये है कि जो ईरान की, लेबनान की, जो भी ये देश हैं, इनकी जो एरियल पावर है, मिसाइल पावर है या ड्रोन पावर है, उसको नस्ताभूत करने का जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान का धमकी देता है अमेरिका को, वो हो सकता है कि उसके न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं या रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर जो भी वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में कुछ सफलता पाई हो, तो सबसे पहला जो निशाना होगा, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो, वो न्यूक्लियर प्लांट्स एंड रिएक्टर्स ऑफ ईरान होगा। दूसरा, ईरानियन एयरफोर्स एसेट्स, जहां पे भी उनके अड्डे हैं, उनके बारूद के जखीरे हैं, उनको ये अमेरिका अपनी एरियल पावर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े किए हैं, उनको नस्ताभून करेगा, क्योंकि बारूदी जखीरा जो है वो अमेरिका के पास भी कम नहीं है और साथ में यूएस के ब्रिटिश रॉयल नेवी के भी छपा चुके हैं। तो उसके बाद जो बात बनेगी, जब एक बार उनकी पूरी मिसाइल, उनकी ड्रोन, उनकी एरियल पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, तो फिर ये वही हालात होंगे जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि इजराइल गाजा पट्टी के ऊपर बमबारी कर रहा है कंटिन्यूस। ये सभी देशों की बम्बारमेंट हो जाएगी, सभी देशों का इतना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये शायद मिडिल ईस्ट के वो कंट्री जो इजराइल के खिलाफ और प्रो पैलेस्टीन है, वो समझ रहे हैं इस बात को कि ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पर एक रेड लाइन अमेरिका ने खींच रखी है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है। हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है, गाजा पट्टी से कई रॉकेट दागे गए। गाजा के एक शख्स ने नजदीक से इस हमले का वीडियो भी बनाया है। देखिए, गाजा पट्टी से भी हमले रुक नहीं रहे। लोगों को अगर लग रहा हो कि केवल इजराइल यहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। गाजा से भी लगातार रॉकेट्स इजराइल की तरफ आ रहे हैं। वो अलग बात है कि वो आयरन डोम की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहे, लेकिन गाजा से हमलों का अभी सिलसिला रुका नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जनरल कुलकर्णी आपका, कमोडोर सिंह आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी इनसाइट्स देने के लिए। मनीष और सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया।